हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज व्हाट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? सो द अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्टेड, रिक्वायर्ड और गिवन इन पेमेंट। वो अमाउंट ऑफ मनी जो एक्सपेक्ट की जाती है या जो रिक्वायर्ड होती है या फिर जो हम पेमेंट के रूप में देते हैं फॉर समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिए, या तो चॉकलेट खरीदने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए जो हम पेमेंट देते हैं या एक्सपेक्टेड होती है, रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस। सो व्हाट इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अ बिजनेस कैन यूज अ वैरायटी ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी व्हेन सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जब भी किसी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी होती है तो वो बहुत सारे टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता है। तो द प्राइस कैन बी सेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच यूनिट सोल्ड और फ्रॉम द मार्केट ओवरऑल। तो जो प्राइस होता है वो कैसे हम सेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये इस टाइप का प्राइस सेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी हो हर एक यूनिट पे वो मैक्सिमाइज हो, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, और फ्रॉम द मार्केट ओवरऑल। या फिर हम दूसरी स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर सकते हैं कि हम मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करें। तो या तो हम प्रॉफिट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं या फिर मार्केट कैप्चरिंग। तो इट कैन बी यूज टू डिफेंड द एग्जिस्टिंग मार्केट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट। तो हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो नई नई चीज लोग आ रहे हैं, नए नए हमारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, उनसे हमारे प्रोडक्ट को डिफेंड कर सके। तो इंक्रीज मार्केट शेयर विद इन द मार्केट और एंटर अ न्यू मार्केट। तो हमें क्या किस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें भी हमारा मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे, और जो अगर हम नई मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो भी हमारा जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो। बिजनेस में बेनिफिट फ्रॉम लोअरिंग और रेजिंग प्राइस। जो बिजनेस है वो कैसे बेनिफिट कर सकते हैं अपने आप को? या तो वो अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बिल्कुल ही लो कर दें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि या तो प्राइस को रेज कर दें जिससे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा कमा सकें, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। अब ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ये कस्टमर के नीड और बिहेवियर पर डिपेंड करती है, एंड द क्लाइंट इन द पर्टिकुलर मार्केट। और उस पर्टिकुलर मार्केट में किस टाइप के क्लाइंट हैं, जैसे कि बिजनेस पहले से फोकस करके रखता है कि मैं किस टाइप के जो कस्टमर हैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ, यानी जो एलीट क्लास है उससे टारगेट कर रहा हूँ या मिडिल क्लास को या फिर लोअर क्लास को, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो फॉलो होती है। Finding the right pricing strategy is an important element in running a successful business. तो अगर किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा सक्सेस करना है, सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक राइट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? कोई भी जो बिजनेस है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्यों फॉलो करेगा या क्यों उसे तय करेगा? तो सबसे पहली चीज़ है लॉन्ग रन प्रॉफिट के लिए। तो हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है बिजनेस की वो लॉन्ग रन प्रॉफिट से रिलेटेड होनी चाहिए कि हमारे को जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट दे हमारी प्राइस। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट रन प्रॉफिट। शॉर्ट रन में भी हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो सेल्स वॉल्यूम को भी इंक्रीज करे। मतलब ऐसा ना हो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो इतने ज़्यादा हाई कर दें कि एक बार तो कस्टमर परचेज कर लेगा फॉर एग्जांपल, लेकिन बार-बार उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज़ करना है तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक मॉडरेट भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कंपनीज़ ग्रोथ। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करे। नेक्स्ट वन इज़ मैच कॉम्पिटिटर्स प्राइस। हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स देखें तो उसमें उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो मोस्टली फिक्स होती है सारे कॉम्पिटिटर्स की। अगर मैं 20 रुपीज़ वाली बॉटल बोलूँ तो सभी की, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो, सबकी जो बॉटल है वो स्मॉल बॉटल्स जो हैं वो 20-20 रुपीज़ की ही आएँगी। अगर मैं थोड़ी बड़ी बॉटल बोलूँ तो सबकी 40-40 रुपीज़ की आएँगी। थोड़ी और बड़ी 90-90 रुपीज़ की जो 2 लीटर्स वाली बॉटल, या फिर 95 या फिर 100 इसके अराउंड में ही आएँगी। तो सबकी जो प्राइस होता है ना वो ऑलमोस्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के आस-पास ही होते हैं। अब क्रिएट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स। हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट क्रिएट करे। नेक्स्ट वन इज डिस्करेज कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम कटिंग प्राइस। हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है
वो कॉम्पिटिटर्स को कटिंग प्राइस करने में बहुत ज़्यादा डिस्करेज करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी रखी है कि वो बिल्कुल ही हमारी जो कॉस्ट है ना, उससे थोड़ी ही ज़्यादा है। तो अगर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कॉम्पिटिटर की कॉस्ट पड़ रही है ना, उससे ही थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो क्या होगा, कॉम्पिटिटर क्या करेगा, अगर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अपनी प्राइस को थोड़ा और लो करने की कोशिश करेगा, तो उसका जो वो माल जो भी गुड्स है उसमें प्रॉफ़िट इतना मार्जिन नहीं कमा सकता। तो अगर प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं कमाएगा, तो क्या होगा, वो अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स को कटिंग प्राइस करने में बहुत ज़्यादा डिस्करेज करे, ऐसी हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सोशल, एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सोशल, एथिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, आपको पता है कि अगर मैं आइसक्रीम निकाल रही हूँ, तो मुझे हर टाइप के ग्रुप के लिए भी आइसक्रीम्स निकालनी चाहिए। यानी मुझे 10 रुपीज़ वाली भी निकालनी चाहिए, 20 रुपीज़ वाली भी, 30 रुपीज़ वाली भी, 50 रुपीज़ वाली भी, यानी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ 10 वाली है ही नहीं है, 20 वाली है ही नहीं है, हमारे यहाँ 500 या 1000 से ऊपर की सारी आइसक्रीम्स हैं। तो क्या होगा, अगर ये सोसाइटी जो है वो इतनी ज़्यादा लेविश नहीं होगी, तो वो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ डिस्करेज न्यू एंट्रेंट। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, जो नए एंट्रेंट हैं, नए अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में आना चाहें, तो वो भी डिस्करेज हो जाएँ कि नहीं, हम इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाएँगे, हमें कुछ मार्जिन ही नहीं बचेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि नए जो एंट्रेंट हैं वो भी मार्केट में आने से थोड़ा घबराएँगे। नेक्स्ट वन इज़ सर्वाइवल। हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करे। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मीन्स कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मतलब कॉस्ट को भी कवर करे और हमें इतना प्रॉफिट दे कि हम आगे के सर्वाइवल के लिए भी प्लानिंग कर सकें। ऐसा ना हो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेच दें, तो बिजनेस की जो अदर एक्सपेंसेस है उसका जो खर्चा है वो कैसे बियर करेंगे। तो इसीलिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हर किसी चीज़ को, हर किसी एस्पेक्ट को फॉलो करके होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या-क्या डिसीजन लिए जाते हैं? तो सबसे पहला डिसीजन होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल कॉस्ट हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिशन, किस टाइप के कॉम्पिटिशन को हम फेस कर रहे हैं। सेकंड थर्ड वन इज़ कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन भी लेना चाहिए, उनको भी फोकस करके डिसीजन लेना चाहिए। फिर प्रपोज्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी, और इस तरीके से हमें पोजीशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन इज़ टारगेट ग्रुप, हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है, और विलिंगनेस टू पे, और हम कितना विलिंग कर सकते हैं पे करने का। जो टारगेट कस्टमर है वो कितना विल कर सकता है हमें पे करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को पे करने के लिए। एक्सटर्नल मार्केट डिमांड, बाहर की जो मार्केट डिमांड है वो क्या है। इंटरनल फैक्टर्स, जो हमारे फर्म के इंटरनल फैक्टर हैं वो क्या-क्या हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी क्या है। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करके ही सारे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के डिसीजन लिए जाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स होता है, उसमें हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्राइसिंग इज अ मार्केट कॉन्सिडरेशन, नॉट अ कॉस्ट कॉन्सिडरेशन। तो जो प्राइसिंग कभी भी फिक्स की जाती है ना, वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं की जाती, वो मार्केट को ध्यान में रख के की जाती है। तो कॉस्ट को ध्यान में रख के नहीं की जाती। अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स प्राइमरी गोल। तो सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए हमें कस्टमर का प्राइमरी गोल को ध्यान रखना चाहिए या समझना चाहिए। बी क्लियर ऑन व्हाट द कस्टमर वांट फर्स्ट। और सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर को सबसे पहले क्या चाहिए। एंड देन सेट प्राइस एंड बंडलिंग डिसीजन। और फिर बाद में हमें प्राइसिंग सेट करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। यानी पहले कस्टमर के गोल को ध्यान से समझो, फिर ये देखो कि कस्टमर को सबसे पहले क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। कंसीडरिंग बंडलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस टुगेदर। हमें क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको एक साथ बंडल करके हमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। यानी अगर कोई प्रोडक्ट है उसके साथ कोई सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, तो हमें सर्विसेज के साथ ही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज बंडल अ लो एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट टुगेदर। हमें हमेशा जो लो और हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं उन्हें एक साथ लेना चाहिए, जिससे कि अगर हाई वैल्यू पे कोई अगर लॉस भी होता है, तो वो लो वैल्यू के मार्जिन से हमारा जो प्रॉफिट है वो कवर हो जाए। दिस विल क्रिएट हायर सेल्स एंड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। इससे क्या होता है, सेल्स भी हायर होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होती है, क्योंकि इसमें हाई और लो दोनों तरीके जो कस्टमर हैं वो हमारे शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड योर वैल्यू प्रोपोर्शन। हमें अपनी जो वैल्यू प्रोपोर्शन है, हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं उसे समझना चाहिए। एंड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। एंड और हमें इसके बारे में पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। और हमें ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है। तो हमें उस एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सके। Okay, now where you are on the scale of innovative to commoditize। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट स्टेज पर है, किस जगह पे, यानी और क्या क्या इनोवेशन हमने किए हैं, क्या क्या कमोडिटी हमने ऐड की है अपने प्रोडक्ट में जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट है। बिल्ड द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू। हमें जो कस्टमर के परसेप्शन है और जो वैल्यू है उसे बिल्ड करना चाहिए, उसे पता करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली बिल्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन। हमें कस्टमर के परसेप्शन को कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए, किस तरीके से कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, क्या उसका परसेप्शन है। द मोर सबटल द डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट सर्विस। और हमें जो कस्टमर है उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट के प्रति जो डिफरेंशिएशन है उसे भी फिक्स करना चाहिए, उसे बिल्ड करना चाहिए जिससे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के दिमाग में एक अलग से छाप छोड़े और वो हमारे प्रोडक्ट को लें, क्योंकि इसमें ये अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। द मोर ऑफन कस्टमर्स नीड टू बी डिमांड ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जितने ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को परसेप्शन देंगे, उसी हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर को रिमाइंड होता रहेगा। वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकेंगे। जैसे कि हम अगर मैगी का एग्जांपल दें, मैगी ने क्या किया, 2 मिनट्स का एक वैल्यू नूडल दिया है जो कि हर एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। हालाँकि मैगी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि ये बहुत ज़्यादा झटपट नूडल बनता है, यानी ईज़िली बन जाता है, 2 मिनट्स में बन जाता है। तो कस्टमर जो के दिमाग में जब भी कोई नूडल्स की बात आती है, उनके दिमाग में सबसे पहले मैगी का नाम आता है, मैगी की एक फ़ोटो इमेज क्रिएट हो जाती है। तो इसी वजह से हमें कस्टमर को अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट है, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से डिफरेंट है, उसे बताना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी कितने क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ जो प्राइसिंग डिसीजन है वो क्या-क्या चीज़ें सोच के ली जाती हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव से को फुलफिल करते हुए प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोअर क्लास है या लोअर ग्रेड लोग हैं, उन्हें उनके लिए एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते। तो हमारे दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम किस लिए अपना प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारे प्राइसिंग के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग। अब पता चले हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ पड़ रही है और हम उसका प्रोडक्ट का प्राइस 15 रुपीज़ रख रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आधा तो फिर हमें अपने आप से देना पड़ेगा ना। तो हमें हमेशा अपने कॉस्ट को बियर करते हुए कॉस्ट से ज़्यादा का थोड़ा मार्जिन रख के प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल, जो अदर वेरिएबल है उनको भी हमें ध्यान रख के प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ चैनल मेंबर एक्सपेक्टेशन, कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी क्या-क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल हो पाएँ, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। कस्टमर इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स, कस्टमर की क्या-क्या इंटरप्रिटेशन है उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को लेके या उस प्रोडक्ट को लेके, वो किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेंगे उसको भी ध्यान में रख के हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कस्टमर हमारा सोच रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लिए ही है, ठीक है? और इसके प्रोडक्ट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ही होंगे और हमने उसके प्रोडक्ट बिल्कुल ही लो रख दिए, तो कस्टमर सोचेगा कि बिल्कुल चीप प्रोडक्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो प्राइस भी ना हो, कि बिल्कुल ही चीप हमारा प्रोडक्ट साउंड करे। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिशन। हमारे कॉम्पिटिशन को ध्यान में रख के भी हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। यानी अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उसने एक बॉटल जो है वो 20 रुपीज़ की रखी है, लेकिन हम उसी बॉटल को 30 रुपीज़ प्राइस टैग दे रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो तो ऑलरेडी मतलब अगर वो प्रोडक्ट सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो हाँ, जो कस्टमर है वो तो 20 रुपीज़ की ही बाय करने के लिए प्रेफ़र करेगा ना, वो 30 रुपीज़ की क्यों बाय करेगा सेम प्राइस में? तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिशन को ध्यान में रख के ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को सेट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यू, और हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो लीगल और रेगुलेटरी इश्यू को ध्यान में रख के भी होनी चाहिए, कि लीगली ये प्राइस सही है या नहीं है, या फिर जो हमारे रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कितने टाइप की होती हैं? तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के क्या-क्या टाइप होता है? सबसे पहले मार्केट स्कीमिंग, नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू प्राइसिंग, नेक्स्ट लो लॉस लीडर, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग,
गोइंग रेट, प्राइस लीडरशिप, टेंडर प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग, टारगेट प्राइसिंग, मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हैं जिनको हम वन बाय वन इस पूरी वीडियो में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मार्केट स्कीमिंग। मार्केट स्कीमिंग क्या होता है? जिसमें क्या होता है, हायर प्राइस लो वॉल्यूम। तो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हायर रखा जाता है। वॉल्यूम तो कम होता है प्रोडक्ट का, लेकिन प्राइस हाई रखा जाता है। स्किम द प्रॉफिट ऑफ द मार्केट। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि मार्केट में से प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा निकालना, क्योंकि ये लोग अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कवर करना चाहते हैं। ठीक है। सुइटेबल फॉर प्रोडक्ट दैट हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये उन प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, यानी अभी लॉन्च हुआ और ये साल भर या 6 महीने तक प्रोडक्ट चलता है, उसके बाद मार्केट से आउट हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, एंड विच विल फेस कंपटीशन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। और ये भी देखते हैं कि हमें पता है फ्यूचर में कोई कोई ना कोई कॉम्पिटिटर हमारा आने वाला है, तो एक काम करते हैं, अभी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। बाद में कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो हम अपने प्राइस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि प्ले स्टेशन हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी हुई, डीवीडीज हुई। डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह में क्या होता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती आती है तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे जब उसके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, वो अपने प्राइस को लो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो हाई प्राइस में स्टार्टिंग में प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके होते हैं। दैट इज़ मार्केट स्कीमिंग प्राइस। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? बेस्ड ऑन कस्टमर्स परसेप्शन। तो ये जो प्राइसिंग होती है, कस्टमर के परसेप्शन पर वैल्यू होती है। तो परसेप्शन पर बेस्ड होती है। तो प्राइस चार्ज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स परसेप्शन। कस्टमर के परसेप्शन के बेस पर ही प्राइस चार्ज किया जाता है। प्राइस सेट बाय द कंपनी एज पर द परसीव्ड वैल्यू। जैसे कस्टमर जो है उसको परसीव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो उस प्राइस को चार्ज करेगी। फॉर एग्जांपल स्टेटस प्रोडक्ट्स या फिर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अगर हमने परचेज कर लिया तो हमारा स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी क्या करती है, उस प्राइस को और ज़्यादा हाई कर देती है। लेकिन जिसकी वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होती तो उसके प्राइस को कम कर देती है। तो ये अकॉर्डिंग टू द कस्टमर के वैल्यू पर बेस्ड होता है प्राइस। तो जिसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहा जाता है। वन इज लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो बिजनेसमैन है वो स्टार्टिंग में लॉस बियर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड सर्विस डेलिबरेटली सोल्ड बिलो द कॉस्ट टू एनकरेज सेल्स एल्सवेयर। तो इसमें क्या होता है, जो गुड्स या सर्विसेज है ना, उसे कॉस्ट से भी कम दाम पर रखा जाता है स्टार्टिंग में, और जो सेल्स है ना वो दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सुपरमार्केट में टिपिकली क्या होता है, सारी सुपरमार्केट्स में या फिर कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग में, विंडो शॉपिंग वगैरह में, तो क्रिसमस या दिवाली वगैरह पे बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर आप ये चीज़ परचेज़ करेंगे तो नेक्स्ट चीज़ फ्री मिलेगी, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर 15% ऑफ, 20% ऑफ, जो कि उनकी कॉस्ट से भी कम दाम में ये लोग सेल कर देते हैं प्रोडक्ट। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इन होप दैट पीपल विल अट्रैक्ट टू द स्टोर। जो लोग हैं वो उस स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हों और बाय अदर थिंग्स एज वेल। और वो चीज़ तो खरीदें जिस पे ऑफ मिल रहा है, इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो भी उन्हें खरीदें। तो परचेज ऑफ अदर आइटम मोर देन कवर लॉस ऑफ द ऑन दिस आइटम। तो इसमें क्या होता है, जो अदर आइटम का जो लॉस होता है ना, वो इन आइटम पे कवर हो जाता है। मतलब इस आइटम का जो लॉस है, जैसे कि हम बियर कर रहे हैं 10% या 15% ऑफ या 50% ऑफ, तो क्या होगा, अगर हमने इसमें जितना लॉस कवर किया है ना, वो हम दूसरे आइटम्स के जो सेल करने पर वो सब कवर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, फ्री मोबाइल फ़ोन व्हेन टेकिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट पैकेज। अगर आप एक साथ बहुत सारे मोबाइल खरीदोगे या बहुत सारा सामान एक साथ खरीदोगे, तो आपको एक मोबाइल फ़ोन फ्री दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट है, जितना हमारा हमें लॉस गया है, तो हमने जो अदर मोबाइल फ़ोन्स देखे हैं या अदर चीज़ें देखी हैं, लैपटॉप वगैरह या जो भी चीज़ है, तो उससे हम उसे कवर कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को। तो ये सिर्फ़ बाहर से दिखाने के लिए होता है कि हाँ, बाय वन गेट वन फ्री या 15% 20% ऑफ, लेकिन वो अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना जो लॉस है वो कवर कर लेते हैं, जिसे कहते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, जो कि आपको दिखाई जाती है कि हाँ, ये लोएस्ट प्राइसिंग है। जैसे यूज्ड टू प्ले अ कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर के परसेप्शन से प्ले किया जाता है इसमें। इसमें इसका जो क्लासिक एग्जांपल है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ डॉलर में बेच रहे हैं, तो हम कह रहे
है $9.99, जो कि $10 के आसपास ही है, जिसे हम $10 ही कह सकते हैं। लेकिन कस्टमर को क्या लगेगा, यार $9 की चीज़ है, ये तो मुझे सस्ती पड़ रही है। लेकिन वो 0.99 को इतना ज़्यादा जो है अपने परसेप्शन में नहीं इंक्लूड करता। अब जैसे कि अगर कोई $10.99 है, उसको करके करने की बजाय वो $9.99 करे, तो इस तरीके की चीज़ें। लिंक विद द वैल्यू प्राइसिंग, हाई वैल्यू गुड्स प्राइस अकॉर्डिंग टू व्हाट कंज्यूमर थिंक शुड बी प्राइस। तो जो हाई वैल्यू गुड्स हैं, उन्हें उस तरीके से अरेंज किया जाता है, ये कस्टमर किस तरीके से उसे सोच रहा है। जैसे कि अगर हम कहें वाई-फाई का 16 जीबी है, तो हम कहेंगे $499। तो 499 मतलब एक्चुअल में तो $500 है, लेकिन कस्टमर को लगेगा नहीं 500 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो 400 के आस-पास मानेगा 499 को। तो इसीलिए ये जो है ये दिखाने के प्राइसेज़ होते हैं, जैसे 599, 699, 629, 729, 829, इस टाइप की जो प्राइसिंग होती है, तो कस्टमर को ये दिखाने के लिए होती है कि नहीं हम $100 वगैरह ये सब कम ले रहे हैं, कम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए इसको कहते हैं माइंड प्ले, यानी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट वन इज गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जो एक्चुअल में हर एक जो हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और हम भी उसी टाइप की सेम प्राइसिंग को फॉलो कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ प्राइस लीडर, राइवल्स हैव डिफिकल्टी इन कम्पीटिंग ऑन प्राइस। तो जब प्राइस लीडर की बात होती है, तो जो राइवल्स होते हैं उनमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि वो प्राइस को कम्पीट करें। टू हाई प्राइस से क्या होता है, हम मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं, और अगर टू लो प्राइस होगा, तो अगर प्राइस लीडर जो है वो हमारे प्राइस को मैच कर सकते हैं। एंड फोर स्मॉलर राइवल आउट ऑफ द मार्केट, और जो छोटे राइवल्स होते हैं, जो हमारे इतने लोअर प्राइस को मैच नहीं कर पाते, वो मार्केट शेयर से बाहर चले जाते हैं। सो मे फॉलो प्राइस लीड्स ऑफ राइवल स्पेशलिटी स्पेशली। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हम राइवल्स के लीड को फॉलो करते हैं, वेयर दोज राइवल हैव अ क्लियर डोमिनेंस ऑफ द मार्केट। जो राइवल ऐसे होते हैं जो मार्केट को क्लियरली डोमिनेंस कर सकते हैं, कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कस्टमर है उनके लिए सुइटेबल बिल्कुल अच्छे से है और मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी है, तो हम उस प्राइस लीडरशिप को फॉलो करते हैं, उन कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करते हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को। वेयर कॉम्पिटिशन इज लिमिटेड, ये जो स्ट्रेटेजी है गोइंग रेट, ये वहाँ पे फॉलो की जाती है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बिल्कुल लिमिटेड होता है, तो वहाँ पे इस टाइप की गोइंग रेट प्राइसिंग में भी एप्लीकेबल। जैसे कि बैंक्स हो गए, पेट्रोल हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, तो यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे तो बहुत सारे सिमिलर आउटलेट्स के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर से ही नज़र आएँगे। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। टेंडर प्राइसिंग, टेंडर प्राइसिंग क्या होती है, मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड ऑन द टेंडर बेसिस। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो टेंडर बेसिस पे किए जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है टेंडर प्राइसिंग पे फिक्स होते हैं। फर्म या फर्म्स क्या करती हैं, अपने प्राइस जो हैं अपने काम को करने के लिए पूरी प्राइसिंग लिस्ट दे देती है कि हाँ हम ये काम करेंगे, लेकिन हमारे ये प्राइसिंग चार्ज होंगे। तो ये एक फाइल में सबमिट करते हैं, तो वो टेंडर के लिए अप्रोच करते हैं कि हाँ हम ये प्राइस करेंगे, आप हमें टेंडर दे दीजिए या नहीं दीजिए, जो भी है। सो परचेजर देन चूज विच रिप्रेजेंट बेस्ट वैल्यू। तो फिर इनमें क्या होता है, सब लोग अपने अपने टेंडर के प्राइजेस सबमिट करते हैं कि किस किस चार्जेस में ये लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद जो परचेजर होता है वो क्या करता है, सारी वैल्यूज को देखता है सबकी, और फिर उसे जो भी बिल्कुल बेस्ट वैल्यू वाले लगते हैं कि हाँ कम से कम दाम में हमारा बिल्कुल सही काम करके देंगे, तो उन्हें ही टेंडर प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो टेंडर का प्राइसिंग फिक्सिंग है, ये मोस्टली सीक्रेट में की जाती है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारी प्राइसिंग जो कंपटीटर है उसकी प्राइसिंग से लोएस्ट ही रहे। तो इसीलिए जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी प्राइसेस रिवील नहीं करते कि कितने प्राइसिंग पे वो लोग मतलब टेंडर को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें सीक्रेट में की जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंडर प्राइसिंग, जो कि कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन वर्क में की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी क्या होती है, जिसमें एक ही सेम प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की डिमांड रखी जाती है। तो चेंजिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। तो इस पॉलिसी में क्या होता है, हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं एक ही सेम प्रोडक्ट का, लेकिन अलग अलग मार्केट्स में। रिक्वायर ईच मार्केट टू बी इम्पेनेट्रेबल, और हर एक मार्केट जो होती है वो इम्पेनेट्रेबल होती है। रिक्वायर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ईच मार्केट, और हम लोग हर एक मार्केट में अकॉर्डिंग टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अगर कोई रेलवे से ट्रैवल कर रहा हो, तो सेम ही डे में लेकिन अलग अलग टाइम जोन में जो टिकट के चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और रेलवे के अलावा अगर आप उबर या फिर रैपिडो किसी भी इस टाइप की चीज़ों से ट्रैवल करते हो, तो आप देखना कि अलग अलग डे में
टाइम में अकॉर्डिंग टू द डिमांड उनके जो प्राइसेस है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसमें कोई फिक्स प्राइसेस नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग, जिसमें एक ही प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइस पर शो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मानी जाती है। इसमें प्राइस सेट टू पेनेट्रेट द मार्केट, इसमें जो प्राइसिंग सेट की जाती है वो मार्केट को पेनेट्रेट यानी कैप्चर करने के लिए सेट की जाती है। लोअर प्राइस टू सिक्योर हाई वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रखा जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। टिपिकली इन मास मार्केट प्रोडक्ट्स, ये जो मास मार्केट प्रोडक्ट होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं या ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। जैसे कि चॉकलेट्स है, चॉकलेट बार है या फूड स्टफ है या हाउस होल्ड के जितने गुड्स हैं, इसमें क्या होता है जो प्रोडक्ट के प्राइसेस स्टार्टिंग में लो रखे जाते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है वो इसे जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सके। सुइटेबल फॉर प्रोडक्ट विद लॉन्गर एंटिसिपेटेड लाइफ साइकिल, ये उन प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जैसे कि बार्स हो गए, जो हमारे सोप्स हो गए वो सब। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर के लिए हम स्टार्टिंग में लो प्राइस रख देते हैं, कस्टमर हमारे जब रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं धीरे-धीरे हम प्राइस को हाई करते रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो खराब हो जाएगी या फिर आउटडेटेड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ये हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फॉलो की जाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मे बी यूज़फुल इन लॉन्चिंग इनटू द न्यू मार्केट, और ये इसलिए भी यूज़फुल होता है जब अगर हम अपना प्रोडक्ट नई मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो नई मार्केट में जो अदर कस्टमर है वो ऑलरेडी दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, तो वो हमारे प्रोडक्ट को तभी टेस्ट करेंगे या लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये इसके जो प्राइस हैं वो लो हैं अदर प्रोडक्ट से, और इनफैक्ट सिमिलर और ऑलमोस्ट उससे एडवांस फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग को फॉलो करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया हम कैप्चर कर सकें। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, जिसमें बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहले तो हम कॉस्ट को लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और उसके बाद हमें जितना प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, उस प्रॉफिट को ऐड करके जो मेन सेलिंग प्राइस बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट इज यूज टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जो कि रेट ऑफ रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के काम आती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को मार्कअप प्राइसिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे पहले कॉस्ट को ऐड किया जाता है और उसमें मार्कअप प्राइस को ऐड किया जाता है। पहले कॉस्ट लेते हैं, फिर उसमें मार्कअप प्राइस को ऐड करते हैं, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा एक सेलिंग प्राइस बनता है। In practice, most firm use either value-based pricing और cost plus pricing. अगर हम इस प्रैक्टिस को करें तो मोस्ट ऑफ द फर्म जो है या तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को फॉलो करती हैं या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को फॉलो करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग क्या होता है, जिसमें इसके नाम से पता चल रहा है वो प्राइसिंग जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी कवर हो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो इतना होना चाहिए जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सके। ठीक है, तो हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये हमारे खर्चे जो है वो निकल सके, उसके बाद हमारे सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स होने चाहिए। प्राइस सेट टू इंश्योर कवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू द फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे प्राइस जो है कंट्रीब्यूशन को जो फिक्स्ड कॉस्ट के हैं और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर करने के लिए इंश्योर करने चाहिए। सिमिलरली इन प्रिंसिपल टू मार्जिनल कॉस्ट, और जैसे कि प्रिंसिपल टू मार्जिनल कॉस्ट की बात की जा रही है, उसमें भी इसी टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस माइट बी यूजफुल इन सच सर्कमस्टेंसेस। इन सर्कमस्टेंसेस में हम ब्रेक इवन एनालिसिस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यानी ब्रेक इवन एनालिसिस मीन्स वो पॉइंट ऑफ सेल जिसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है उसे कवर किया जा सके। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो जितना भी फॉर्मूला होता है वो ब्रेक इवन एनालिसिस में होता है। यानी अगर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है इतना ज़्यादा तो हमारा लॉस भी ना हो, तो हमें एटलीस्ट इतना तो मिल जाए हमारी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कि हमारे जो कॉस्ट है यानी कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पूरे कवर कर सकें। नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज टारगेट प्राइसिंग। टारगेट प्राइसिंग क्या होती है, तो ये नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि वो प्राइसिंग जो कि हम टारगेट करते हैं, यानी सेटिंग अ प्राइस टू टारगेट टू स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल, कि हमें इतना ही प्रॉफिट कमाना है, वो हमारा टारगेट होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को टारगेट करते हैं। एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट एंड पोटेंशियल रिवेन्यू एट डिफरेंट प्राइसेस। हम क्या करते हैं, कॉस्ट और जो पोटेंशियल रिवेन्यू है वो डिफरेंट प्राइसेस पे एस्टिमेट करते हैं, एंड दस द ब्रेक इवन हैव टू मेड
टू डिटरमाइन द मार्कअप। और इसके अलावा क्या है, जो हम ब्रेक इवन पॉइंट है पहले हम उसे देखते हैं कि हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी है, और उसके बाद हमें उस कॉस्ट के अलग और ज़्यादा कितना प्रॉफिट कमाना है, कि हर एक प्रोडक्ट पे हमें 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हमें इतना इतना कमाना ही है, इतना अर्न ही करना है। तो वो हमारा होता है टारगेट प्राइसिंग, कि हमें इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही है हर एक प्रोडक्ट को सेल करके। सो मार्कअप प्राइस कैसे नोट किया जाता है, मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला लगा के हम मार्कअप प्राइस को निकाल सकते हैं, जो कि टारगेट प्राइसिंग की को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है? सो हाँ, आपने इसे इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं रीड किया होगा। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन एक्स्ट्रा और वन फ्यूअर आइटम ऑफ द प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में से वन एक्स्ट्रा आइटम या वन आइटम जो फ्यूअर होता है यानी कम होता है, उसकी कॉस्ट को जब डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। जैसे कि हमें किसी भी माल की 100 यूनिट्स बनानी है, लेकिन हमने 101 यूनिट बनाई है, तो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट है उसका हमारा क्या कॉस्ट बढ़ा है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, इससे हमारे काम में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन ट्रांसपोर्ट वेयर फिक्स्ड कॉस्ट में बी रिलेटिवली हाई। तो ये जो इस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो ट्रांसपोर्टेशन में फॉलो होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो एक्चुअल में हाई होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को फॉलो करे बिना ये हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम पर यूनिट की प्राइसिंग को निकाल सकते हैं। अलाउज वेरिएबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने फ्लाइट ली है लंदन से न्यूयॉर्क तक की, तो जो बेसिक कॉस्ट है प्राइसिंग, जो बेसिक टिकट प्राइसिंग है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन अगर वो कोई एक्स्ट्रा जो पैसेंजर है वो फ्लाइट में हम एयरक्राफ्ट में बिठा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा पैसेंजर इज कवर्ड। तो हम एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए अलग टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। द प्राइस कुड बी वेरिड एज अ गुड डील टू अट्रैक्ट कस्टमर, और जो प्राइस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फिल हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, जिसमें कहा जाता है, फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट हमारी $80 है, और जो हमारा आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, यानी कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हम कस्टमर को ले रहे हैं अपनी फ्लाइट में, तो यानी 2 कस्टमर हैं, तो हम पर कस्टमर को हम $40 का चार्ज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉस्ट हमारी अब्जॉर्ब होती है जिसके अंडर, जैसे कि फुल कॉस्टिंग, सबसे पहले इसमें फुल कॉस्टिंग निकाली जाती है। फुल कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें फिक्स्ड प्राइस भी हो, वेरिएबल प्राइस भी हो। तो पहले हम फुल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिक्स प्लस वेरिएबल प्राइस को निकाल के। इसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग सेट टू अब्जॉर्ब सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद को जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अब्जॉर्ब करके, मतलब उसमें जितना हमारा कॉस्ट लगा है उस सब कॉस्ट को ऐड करके, वो एक तरह से अब्जॉर्प्शन कहलाता है। और जो हमारे प्रोडक्शन में जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, वेरिएबल कॉस्ट लगी है, उसको अब्जॉर्ब करके जो प्राइसिंग निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है, यानी पहले हम फुल कॉस्ट निकालेंगे फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट की, फिर उसके बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को सब अब्जॉर्ब करेंगे, तो वो जो सारी प्राइसिंग होती है उसके बाद जो निकल के आएगी वो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग। डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग क्या होती है, वो डेलिबरेटली कटिंग प्राइसेस या ऑफर जो कि हम लोग अपने राइवल्स को कट करने के लिए ऑफर करते हैं द कस्टमर। जैसे कि हमारे डेलिबरेटली कटिंग ऑफर में हम क्या करते हैं, फ्री गिफ्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारे स्मॉल राइवल्स हैं वो थोड़े वीक हो जाएं, और जो नए राइवल्स हैं वो मार्केट में एंटर ना हो पाए। इसे एंटी कॉम्पिटिटिव या इलीगल प्राइसिंग कहा जाता है इफ इट कैन बी प्रूव्ड। अगर ये प्रूव हो जाए तो इसे एंटी कॉम्पिटिटिव और इलीगल प्राइसिंग भी कहते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसिंग क्या होती है, वो प्राइस इलास्टिसिटी जिसमें परसेंटेज चेंज इन पी यानी प्राइस जो है वो हमेशा बड़ा होगा परसेंटेज चेंज इन क्यू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइस जो है किसी भी चीज़ का 5% राइज कर दे, तो हमारा सेल जो है वो 5% क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये ऑलवेज मोस्टली चीज़ों में होता है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेल जो है वो फॉल हो जा स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन इससे क्या होता है, रिवेन्यू राइज हो जाता है, यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अ 7% रिडक्शन इन द प्राइस वुड लीड द राइज इन द सेल समथिंग लेस देन 7%। तो हम अगर प्राइस को 7% कम कर देंगे तो हमारा जो सेल है वो 7% या लेस देन 7% राइज होने के चांसेस रहते हैं।
इससे रिवेन्यू हमारा जो है वो फॉल हो जाएगा। तो ये जो इलास्टिसिटी प्राइसिंग है, इसमें क्या होता है, अगर हम प्राइस को बढ़ाएँगे तो क्वांट जो हमारी सेल है वो कम हो जाएगी, यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर क्वांटिटी को बढ़ाएँगे तो प्राइस कम हो जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी का जो रूल है वो कहता है, तो जिससे हमारा जो प्राइसिंग है उसपे इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसिंग क्या होता है? वो प्राइस इलास्टिसिटी जिसमें हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंज होता है प्राइस में चेंज करने की वजह से। जैसे कि अगर हम प्राइस में 4% राइज़ करें तो जो हमारी सेल है ना वो 4% से भी ज़्यादा डाउन होगी। तो इसमें रेवेन्यू ज़्यादा फॉल होता है। और ऐसे ही अगर मैं 9% जो है प्राइस को फॉल करूँ, प्राइसिंग को, तो हमारा क्या होगा, जो सेल होगी ना वो 9% से भी ज़्यादा राइज़ करेगी, तो इसमें रिवेन्यू बहुत ज़्यादा राइज़ होगा, तो इसमें राइज़ और फॉल के चांसेस रहते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस, इट इज़ नेसेसरी दैट द मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग बिफोर एक्चुअली सेटिंग प्राइस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले अगर वो उन्हें प्राइस सेट करने हैं, प्राइस सेट करने से पहले उन्हें ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, pricing objectives are the overall goals that describe the role of price in an organizational long term plan। तो अगर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं ये एक ओवरऑल गोल होते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग रेंज प्लान्स को डिसाइड कर सकें, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर सकें। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव हेल्प द मार्केटिंग मैनेजर एज गाइडलाइंस टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर्स को ये लोग गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव को फोकस करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है।